नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे कोरोना रिटर्न को लेकर। दुनिया में एक बार फिर कोरोना तेजी से पांव पसारने लगा है। इससे हर तरफ हाहाकार मच गया। दुनिया में बीते 24 घंटों में 5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ऐसे में भारत में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के कहर से बचने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की जो इस वक्त चल रही है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा और राज्यसभा में यानी संसद के दोनों सदनों में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर बयान दिया और कहा है कि उसके साथ सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस को पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में कहा कि सभी राज्यों को कोरोना नए वेरिएंट से बचने के लिए गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट्स पर रैंडम सैंपलिंग बढ़ा दी गई है और देशवासियों से सतर्कता बरतने की नसीहत दी गई है। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो सकती है। इसमें बारे में जानते हैं कि क्या गाइडलाइंस हो सकती है। प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। तो कोरोना वायरस की बात आती है तो सबसे खतरनाक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। इसके कई सब वेरिएंट है जैसे BA1, BA2, BA5 वगैरह। ओमिक्रॉन का एक ऐसा ही लेटेस्ट सब वेरिएंट है BA5217 जिसे शॉर्ट में कहते हैं BF7। WHO के अधिकारियों का कहना है कि ये अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट है। भारत में भी इस वेरिएंट का एक मरीज मिल चुका है। ऐसे में जान लीजिए कि ये जो वेरिएंट है उसके बारे में क्या क्या हो सकता है और क्यों ये इतना खतरनाक है। जो वेरिएंट आया उस पर चर्चा कर लेते हैं। कोरोना का खतरा छाया हुआ है। चीन में फैल रहा है ये कोरोना का नया वेरिएंट BA5217। ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेंट इसे माना जा रहा है। फुली वैक्सीनेटेड लोगों को भी ये बीमार बना रहा है और नया वेरिएंट और एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये जानलेवा हो सकता है। नया वेरिएंट में लक्षणों में सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, उल्टी और डायरिया शामिल है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए ये घातक है। इसके लिए ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा सचेत और सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोरोना के जो नया वेरिएंट है इसका क्या खतरे हो सकते हैं, इससे कैसे बचा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान LNJP दिल्ली के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार साहब। डॉक्टर सुरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री इस समय उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अभी संसद के दोनों सदनों में बयान दिया है। पहले हमें ये समझाइए कि ये BF7 जो है ये कितना खतरनाक है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लिए इसकी कितनी चिंताएं हम कर सकते हैं, कितनी चिंता वाजिब है। जैसा आपको पता होगा कि कोरोना के डिफरेंट वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड ओमिक्रॉन। ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट जिसको हम BF7 कहते हैं। BF7 वेरिएंट ओमिक्रॉन जी। और इसके मामले हिंदुस्तान में 3 मामले अभी तक सामने। दिल्ली में अभी तक इसका भी मामला हमें मिला है। ज़्यादातर जो BF7 के आए हैं वो चाइना में, कोरिया में, ब्राज़ील और अमेरिका में है। और वहाँ के जो लिटरेचर है, जो अनुभव है, वो मैं आपके साथ शेयर। ये जो है बहुत तेजी से फैलता है जी। ये जो वायरस है BF7 सब वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, एकदम से हॉकी स्टिक की तरह आपको एकदम से पुल करता स्पाइक होता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत कम होता है। यदि मान लीजिए एक व्यक्ति कोई संक्रमित है इस स्ट्रेन से, तो वो 10 से 18 व्यक्तियों को कम समय में संक्रमित करता है, यानी कि वो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है। इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है कुछ कंट्रीज में। और इसका जो क्लिनिकल प्रोफाइल है ये उन लोगों को ज़्यादा असर दिखाता है जिसको कि एल्डरली पॉपुलेशन है, किसी को डायलिसिस है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, मॉर्बिडिटी कंडीशन है, उनमें निश्चित रूप से ज़्यादा है। तीसरी बात ये कि इम्यूनिटी पहले से डेवलप वैक्सीन के द्वारा उनको भी इफेक्ट करने की क्षमता रखता है। सर, जिस तरह से अभी देख रहे हैं दुनिया में हालात ख़राब हैं, खासतौर से चीन को देख रहे हैं हम लोग, जापान में देख रहे हैं, दक्षिण कोरिया में भी देख रहे हैं, ब्राज़ील का भी आपने जिक्र किया। तो वहाँ से पिछली बार भी जब फर्स्ट टाइम भी कोरोना आया था तो चीन से आया था, विदेश से यहाँ पर आया था, केरल में पहुँचा था।
अब भी वो वेरिएंट हमको यहाँ पर पहुँच गया है, तो ये कितनी तेज़ी से बढ़ सकता है? और जैसे आप जिक्र करें 10 to 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है एक पेशेंट भी, तो बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो हिंदुस्तान को अभी चिंता करने की ज़रूरत है कि नहीं? क्योंकि दो बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि पैनिक मत कीजिए लेकिन सतर्क रहिए। निश्चित रूप से हमें ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी नया स्ट्रेन आता है तो वो कब अपना विकराल रूप धारण कर ले, कब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए, इसलिए तैयारी पहले से ही हमें करनी होती है। और पूरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा हो गया है सेकेंड वेव के बाद। कि हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, हमारे बेड्स बहुत अच्छे हो गए हैं, हमारे पास समुचित इलाज की व्यवस्था है कोरोना की जो पहले नहीं थी। फिर दवाइयाँ भी हैं हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आईसीयू भी है, हमारे पास अनुभव भी है। कोरोना का जो अर्लियर वेव्स का जो अनुभव है वो अब काम आएगा। और इसके साथ साथ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन के 2 डोज मिल चुके हैं और जो बूस्टर डोज है वो भी भारतवर्ष में लगभग 27% आबादी को बूस्टर डोज भी मिल चुका है जी। तो इसलिए थोड़ा हमें यह है कि जिनको बूस्टर डोज नहीं लिया है अभी तक उनको बूस्टर डोज लेना चाहिए। तो जो कोविड को हम मान के चल रहे हैं कि अब बिल्कुल ठीक हो गया है, हम शादी में, नए साल की तैयारी में, क्रिसमस पर यदि हम सोचें कि बहुत ज़्यादा हम भीड़ भाड़ रखेंगे तो निश्चित रूप से रिस्क बढ़ेगा। तो अभी से यदि हम दूसरे देशों से यदि हम सीख लेते हैं और दूसरे देशों में जिस तरह से फैल रहा है तो उसको वो स्थिति हमारे यहाँ ना आए, इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने की आवश्यकता है। युद्ध स्तर पर तैयारी करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब आपके पास लौटता हूँ, मेरे सहयोगी राजीव तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग पर नज़र रखे हुए हैं। संसद में भी जो चर्चा हुई इस पर भी नज़र राजीव की हमेशा रहती है। राजीव, क्या अपडेट है इस वक्त? प्रधानमंत्री की जो बैठक हो रही है वो कब तक खत्म होगी, उससे क्या दिशा निर्देश मिलने वाले हैं, क्योंकि और उस बैठक में कौन कौन लोग मौजूद हैं? सर, देखा जाए तो यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है कोरोना महामारी को लेकर के। और उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया, स्वास्थ्य सचिव और अधिकारी इसमें जो और मंत्रालय जो जुड़े हुए हैं इसको रोकथाम के लिए, उसके अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं। माना यह जा रहा है कि यह जो बैठक प्रधानमंत्री ले रहे हैं यह सभी को अभी से अलर्ट करने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से है, क्योंकि जिस तरह से पहले चरण में जब कोरोना आया था भारत में और प्रधानमंत्री खुद एक्टिव हुए थे, लॉकडाउन लगाए थे, उसके बाद बहुत ही कंट्रोल हो गया था। लेकिन दूसरे लहर में, कोरोना के दूसरे लहर में थोड़ी सी ढील दी गई तो मौत हुई थी भारत में। वो चिंता का विषय बन गया था और कहीं वही स्थिति दोबारा ना हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री खुद एक्टिव है। आपने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले लोकसभा में और राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने अपना स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद यह जो बैठक हो रही है, माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस बैठक में कुछ अपने तरफ से दिशा निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से महामारी फैल रही है यह चिंता का विषय है। अभी चाइना के साथ साथ दूसरे जो देशों में जिस तरह से मौत के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, यह चिंता का विषय बन गया है। साथ ही जो बीजेपी के तमाम कार्यक्रम हैं उनको स्थगित किया गया है। अभी राजस्थान में जो है बीजेपी का जनाक्रोश रैली चल रहा था, उसको रोक दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो यह जो बैठक चल रही है, इस बैठक से लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई नया दिशा निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि जब भी कोरोना महामारी आई प्रधानमंत्री स्वयं आकर के सामने कहते थे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो इस तरह से लगातार लोगों को अवेयर करते रहे और फिर जब इसका अंदेशा हो रहा है कि भारत में अपना पैर फैला सकता है कोरोना, तो प्रधानमंत्री एक्टिव हो गए हैं और यही वजह कि अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जी राजीव, कब तक ये बैठक चलने की आपको लगता है संभावना है कि कितनी देर ये बैठक चलेगी और कब तक नए गाइडलाइंस हमको मिल सकते हैं? देखा जाए तो यह बैठक कम से कम 1 घंटे चलेगी, क्योंकि इसमें सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, साथ ही महाराष्ट्र बड़ा राज्य है। जिस तरह से महाराष्ट्र में महामारी पिछले दिनों वो फैल गई थी, उसको लेकर के जो है लगातार सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी। सर, एक पॉइंट और इसमें है कि पिछले दिनों जिस तरह से लगातार मौतें हुई हैं, कोई डिस्को डांस कर रहा है तो उसका हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है तो हार्ट अटैक, तो ये तमाम जो घटनाक्रम हुए उन पर भी चर्चा की जा रही है कि आखिर इस तरह की मौतें क्यों हो रही है भारत में। अभी कोरोना संक्रमण को कंट्रोल किया गया, उसके बाद भी मौत हो रही है और फिर एक नया वेरिएंट आ गया सामने, तो कैसे इन तमाम चुनौतियों से निपटा जाए। तो माना जा रहा है कि अभी यह बैठक लंबी चलेगी। सर, लंबी बैठक चलेगी। राजीव, बैठक पर भी नज़र बनाए रखिए और हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसको अपडेट हमें दिया। राजीव तिवारी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की बैठक में क्या चर्चा चल रही है।
दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा और राज्यसभा में कोरोना के हालात पर बयान दिया। राज्यसभा में मनसुख मांडविया ने कहा कि पिछले 3 साल में वायरस के बदलते स्वभाव से सेहत के लिए खतरा पैदा किया है। मनसुख मांडविया ने भी कहा कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए देश पूरी तरह तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने साथ मिलकर 220.2 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान रचा है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो जानकारी दे रहे थे कि भारत सरकार ने क्या तैयारी की है, क्या क्या तैयारी अब तक हो चुकी है। प्रधानमंत्री की जो हाई लेवल मीटिंग है वो भी शुरू हो गई है। उसमें प्रधानमंत्री जी जो हैं संबंधित जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स जिसे कहते हैं, उनके साथ इस पर सलाह मशवरा कर रहे हैं। उसके बाद कोई नई गाइडलाइंस आ सकती है या सरकार क्या करना चाहती है, क्या तैयारी कर रही है और किस तरह के दिशा निर्देश देंगे, इसकी जानकारी भी हमें मिल जाएगी। हमारे साथ LNJP हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जो बात हो रही है कि प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा कि तैयारी पूरी कर ली है, तो तैयारी पूरी कर ली है तो हम लोग निश्चिंत रहें। एक बात हो रही है कि 90% जो है आबादी को वैक्सीनेशन हो गया, 2 डोज मिल गई हैं हमारे और 27% को बूस्टर मिल गया है। तो मुझे एक तो ये बात समझाइए कि क्या फ़र्क है जिनको 90% जो आबादी है, 90 करोड़ करीब आबादी है, उसको वैक्सीनेशन हो गया, फुली वैक्सीनेटेड है वो, और 27% जिसको बूस्टर मिल गया, तो इन दोनों में खतरे की जो परसेंटेज है या जो चिंता है वो कितनी है? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि जो ये वैक्सीन भारतवर्ष में निर्मित हुआ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड जी, ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास वैक्सीन है, क्योंकि हम ग्लोबल लीडर हैं वैक्सीनेशन में। कोरोना जो वैक्सीन है उसमें हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वैक्सीन का, वो विश्व में सबसे सुरक्षित, सबसे बेटर रहा है जी। क्योंकि हमने देखा है कि जो वैक्सीन कुछ जगह हमने देखा कि शुरू में हेजिटेंसी थी वैक्सीन को लेकर, उसके बाद वैक्सीन एक्सेप्टेंस मिला और फिर कामयाबी इतना अच्छा रहा कि 90% कवरेज हुआ इसका। इसका रिजल्ट ये रहा कि जब ओमिक्रॉन की वेव्स आई, 3rd वेव आई, तो लोगों को संक्रमण तो हुआ पर वो हल्का रहा, गले में खराश हुआ, बुखार बहुत मामूली हुआ और पेशेंट बिना किसी हॉस्पिटल में भर्ती के ही ठीक हो रहे थे जी। तो वैक्सीन का असर ये होता है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, पर आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, डेथ रेट नहीं होगी, हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। तो ये बहुत बड़ा जी, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी और कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, ऐसा लगता है। लेकिन सर, बात कही जा रही थी, आप मुझे समझा सकते हैं कि जो हमने वैक्सीनेशन किया उसकी जो एफिकेसी है वो 6 to 8 मंथ्स तक रहती है, तो वो जो एफिकेसी है हमारे वैक्सीनेशन से वो अभी बरकरार रहेगी। फिर जो बात हो रही है कि हर्ड इम्यूनिटी की, वो हर्ड इम्यूनिटी कितनी है, और जब ये वेरिएंट नया है जिसे आप कह रहे हैं सब वेरिएंट है BF7 BF5 के बाद, तो इन सब का कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो सकता? सब दूध के जले हुए हैं तो छाछ को फूंक कर पीना चाहते हैं। हाँ, ये अभी क्योंकि प्रारंभिक स्टेज है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इस वेरिएंट के बारे में नहीं है जी, और जैसे जैसे स्टडीज आगे होंगी तब हम इस पर ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। पर ये निश्चित है कि जितने भी वेरिएंट हैं उनका सबका जो क्लिनिकल पिक्चर है मोर और लेस सेम रहता है। सब में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, गला खराब होता है, फीवर होता है, सिर में दर्द होता है, बॉडी एक होता है, और पेशेंट्स को
टाइम से डायग्नोज हो जाए, टाइम से उसको इलाज मिल जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसको पहले ही हम पहचान कर लें, जी उसका रैट टेस्टिंग और उसका आरटीपीसीआर हम पहले से ही कर लें ताकि उसको आइसोलेट किया जा सके। ये महत्वपूर्ण है कि हम सावधान रहें, और यदि जैसे किसी घर में एक व्यक्ति संक्रमित हो गया तो बाकी के लोग मास्क लगाना शुरू कर दें, क्योंकि अभी तो कोई मास्क लगा नहीं रहा है। जी, क्या आप समझते हैं कि मास्क लगाने से इससे रुका जा सकता है, बचा जा सकता है इस वेरिएंट से? काफी हद तक मास्क तो है, उससे बचा जा सकता है। सर एक चीज़ समझाइए, जब हमारे पास कोरोना वेव 1 आई थी तो थोड़ा सा कम रहा था, उसका असर रहा था, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस कम रहे, डेथ्स कम हुई, कैजुअलिटी कम हुई और हाहाकार भी कम हुआ, तो उसका एक अनुभव हमें मिला था। लेकिन उसके बाद जब कोरोना 2 हुआ, यानी दूसरी जब वेव आई, तो बहुत भयानक तरीके से वो वेव रही और उसने बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत कैजुअलिटी हुई और हम लोग परेशान हो गए। तो पहले वेव के एक्सपीरियंस से हमने 2 पे नहीं सीखा, या पहले वेव से जो सीखा उसका असर दूसरे पर नहीं था, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो दूसरे से सीखा उससे कहीं अलग किस्म की लड़ाई हमें इससे वेरिएंट से लड़नी पड़े और फिर हम सोचे कि नहीं, हम ये उम्मीद ही नहीं कर रहे थे ऐसा होगा? नहीं, हमने अभी क्या है कि कोरोना का जितना भी पहले बिल्कुल बहुत कम नॉलेज था, कोई दवाइयाँ ही नहीं थी जी। अभी तो हमारे पास कोरोना की बहुत इफेक्टिव ड्रग्स आ गई हैं, ड्रग्स अवेलेबल है, पूरा अनुभव है। इसके साथ साथ पहले वैक्सीन नहीं था, तो वैक्सीन का भी बहुत प्रोटेक्टिव रोल है जी समाज में जी। और हमने देखा है कि जो इम्यूनिटी है वो उसका स्तर भी बहुत अच्छा है, और जो नेचुरल इन्फेक्शन हो उसके बाद जो इम्यूनिटी होती है वो भी कंट्री में काफी अच्छी है, और सारे स्टडी चलती रहती हैं, सीरो सर्वे चलते रहते हैं, उससे पता चलता है कि कितना हार्ड इम्यूनिटी है, कितना प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज लोगों में, वो स्टडीज ऑनगोइंग रहती है और सर्वेलेंस का काम भी चलता है। जी, लेकिन सर जो बात हो रही है कि जिस तरह से बढ़ता है, जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आपके कंट्रोल में नहीं रहती, और एक बात कही जाती है हिंदुस्तान के बारे में कि हमारे अरेंजमेंट्स तब तक पूरे रहते हैं जब तक कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तो हमारा बहुत सभी जगह हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। आपने देखा होगा कि पहले सिलेंडर से ही ऑक्सीजन मिलता था, अभी पीएसए प्लांट्स सब डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, सब हॉस्पिटल्स में पीएसए प्लांट्स लग गए हैं, सब जगह वेंटिलेटर्स लग गए हैं, सब जगह डॉक्टरों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, सब जगह आपको समुचित व्यवस्था है कोरोना के इलाज की। पहले ये था कि इससे जो डर था फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, वो अब नहीं है। लोगों के दिमाग में, आपकी जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके दिमाग में अब एक सामान्य बीमारी की जी। लेकिन सर जैसा हिंदुस्तान में हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कोई ऐतराज नहीं है आपकी बात को मानने में, लेकिन दुनिया भर के लोगों ने भी तो तैयारी की होगी ना, दुनिया भर के लोगों ने भी वैक्सीनेशन किया है। जापान का अभी जो हम लोग देख रहे हैं, मैं इसलिए चिंता कर रहा हूं कि अभी जिन देशों में ये आज वेरिएंट का असर जो दिखाई दे रहा है, वो चाहे चाइना हो, वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, ब्राज़ील हो, अमेरिका हो, इन सब जगह भी तैयारियां हुई, इन सब जगह भी जो हेल्थ सिस्टम है या हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो तैयार है, उन सब देशों में भी वैक्सीनेशन हुआ है, उसके बाद भी ये असर हो रहा है ना? देखिए, ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जी, आप देखिए कि इन्फेक्शन हो रहा है जरूर, पर इतना ज़्यादा डेथ्स अमेरिका में या जापान में नहीं हो रहा है। डेथ्स ज़्यादा चाइना में रिपोर्ट हो रहा है जी। तो चाइना में क्योंकि पहले ये फैला नहीं था जी, और चाइना के बारे में क्योंकि डाटा बहुत बड़े स्तर पर शेयर नहीं होते हैं जी, तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँ जी। तो अभी जब सर गाइडलाइंस की बात हो रही है और आप भी कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा कि सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो आप किस तरह की गाइडलाइंस की उम्मीद करते हैं? क्या हमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को रोकना चाहिए? क्या भीड़ वाली जगहों को या जो भीड़ के कार्यक्रम हैं उनको रोकना चाहिए? इस सब की ज़रूरत है या ये जल्दी है? इसके बारे में मैं कुछ जी सर, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। डॉक्टर सुरेश कुमार साहब थे, LNJP के डायरेक्टर हमारे साथ थे, जो चर्चा कर रहे थे कोरोना को लेकर। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग इस वक्त जारी है, उस पर चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री विचार विमर्श कर रहे हैं। उसमें गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया साहब हैं।
मांडविया साहब हैं, हेल्थ सेक्रेटरी, और तमाम ऑफिसर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं। चर्चा कर रहे हैं कोरोना रिटर्न को लेकर। प्रधानमंत्री इस समय हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया साहब ने संसद के दोनों सदनों में इस पर बयान दिया है कि क्या सतर्कता कर रही है सरकार और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कल एक चिट्ठी राहुल गांधी, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लिखी थी। उस पर अब आज राहुल गांधी ने क्या टिप्पणी की है, उसको देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं वो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा, मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई। आप सुन रहे थे राहुल गांधी साहब को, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता, जो भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं। जब चिट्ठी लिखी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार जो है उनकी ताकत यानी हिंदुस्तान की ताकत से डर रही है, इसलिए यात्रा को रोकने की साजिश हो रही है। खैर, कोरोना के लौटने पर मास्क पहनना कितना जरूरी है, इसकी बानगी आज संसद में दिखी। आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री आज संसद में पहुंचे तो वो मास्क लगाए हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब, राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी कार्रवाई के दौरान मास्क लगाए हुए दिखे। आज सुबह जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो जैसे जैसे गाड़ियां आ रही थी, सरकार और जो नुमाइंदे हैं हमारे, वो मास्क में वहां पर दिखाई दिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां दिखाई दी मास्क पहने हुए, फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगदीप धनखड़ साहब जो राज्यसभा के सभापति हैं और उपराष्ट्रपति हैं, वो भी मास्क में हैं। और जब केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया साहब जब बयान दे रहे थे तब भी उन्होंने मास्क लगा रखा था, ये बताने के लिए कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात पर वो लगातार बात कर रहे थे। कोविड-19 ने चीन में दहशत फैला रखी है। जापान, साउथ कोरिया, ब्राज़ील और अमेरिका में भी कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। इनके मुकाबले भारत कहीं बेहतर स्थिति में है। विदेशों से सीख लेते हुए भारत सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट पर हाई लेवल मीटिंग की है जो इस वक्त चल रही है। ऐसे में इस चिंता पर क्या किया जा सकता है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन और एमडी डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब, जो भारत सरकार में कोविड मैनेजमेंट के भी सलाहकार रहे हैं और दुनिया भर में उनकी सलाह को माना जाता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी संकट होता है तो आपको याद करना ही पड़ता है, आपको परेशान करना है। नमस्कार जी, नमस्कार। तो अभी जो स्थिति चल रही है BF7 को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आया है, नहीं आया है तो उससे निपट सकते हैं, इंतजाम हो गया, क्या है पहला स्टेटस रिपोर्ट क्या है? डॉक्टर साहब त्रेहान साहब कह दें तो थोड़ा आराम से बैठूं मैं। देखो, इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं जी। पहला कि ये है क्या चीज BF7 जी, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं जी। तो देख, सबसे बड़ी बात ये, ये सारे जो नए वेरिएंट्स, इनको सब वेरिएंट कहते हैं ओमिक्रॉन के जी। BF7 भी उसमें है, कोई 10 तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गए। तो ये जो पता नहीं है हमें कि एक इसकी जो असली कैरेक्टर क्या है, अभी तक ज्यादा पता नहीं है हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब आज तक सिर्फ 4 केस आइडेंटिफाई हुए जी, और उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग चल रही है। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जहां जहां ये पाया जाए तो उसके सैंपल के ऊपर जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके पता लग जाएगा कि किस तरीके का ये म्यूटेशन है। दूसरी बात ये है कि जनरली आप देखोगे कि जैसे कि नए नए म्यूटेशन आते हैं, जैसे ये शुरुआत हुई अल्फा से, फिर डेल्टा आया, फिर अब ये ओमिक्रॉन आ गया, फिर उसके ओमिक्रॉन के जो यूनिट्स आने लगे, उससे ये होता है कि हर एक जो म्यूटेशन होता है उसमें वायरस का कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो फैलता ज्यादा है
पर इतना भयंकर नहीं होता, वो जो बॉडी के ऊपर इतना जबरदस्त अटैक नहीं करता जैसे डेल्टा ने किया था जी। तो यही हमने देखा हिंदुस्तान में, ओमिक्रॉन में ऐसा हुआ। अब क्योंकि BF7 के सिर्फ 4 केस मिले हैं और चारों रिकवर हो गए हैं और किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये हमारे को एहसास हो रहा है कि हो सकता है कि ये भी माइल्ड सिम्टम्स दे, पर ये फैलेगा ज्यादा स्पीड से। तो ये अगर जो हम देख रहे हैं कि जो चाइना में हो रहा है वो तो बहुत भयंकर सिचुएशन है, बाकी और देशों में भी है पर इतनी भयंकर नहीं है। हिंदुस्तान को क्या करना है जी, तो एक तो बात बता दी मैंने आपको कि साइंस क्या है जी। अब बताऊं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और कर रही है जी। तो हमारा ये आज के दिन विश्वास है कि इसको इतना पैनिक नहीं करना चाहिए पर सतर्क हो जाना चाहिए। और सतर्क होने का मतलब ये है कि जो पार्शियल एस्केलेटेड स्टेप्स थे कोविड बिहेवियर के, उनको फिर से वापस लाना चाहिए। तो ये है कि अगर जो आप क्राउडेड जगह में जा रहे हैं जी, तो मास्क पहनना चाहिए। जैसे प्लेन में जा रहे हैं जहां पे आप 2-3 घंटे 300-400 बंदों के साथ एक ही स्पेस में बंद हो गए, मास्क पहनना चाहिए। अगर जो आप पिक्चर हॉल में जा रहे हो तो उसमें वहां भी मास्क पहने, क्योंकि वहां भी वो 2-3 घंटे का शो होगा तो उसमें 1000 बंदे होंगे, 700 बंदे होंगे, 800 बंदे होंगे। तो इसीलिए ऐसी जगह में जहां क्लोज स्पेस है, जहां ज्यादा तादाद में लोग हैं, जरूर मास्क पहने जी। अब ये सेलिब्रेशन का टाइम भी आ गया, क्रिसमस, न्यू ईयर, बट जो ओपन एयर में है वो सेफर है जी। तो इसीलिए अगर जो आप डिस्टेंसिंग करेंगे और क्राउडेड जगह में मास्क पहनेंगे तो अपने आप को प्रोटेक्शन होगी जी। अब ये 3 सीजन है, आज के 3 चीजों का सीजन है, फ्लू भी है जी, पोल्यूशन भी है और अब ये कोरोना भी, कोविड भी आ रहा गया। तो इसलिए जिसको खांसी जुकाम है वो मास्क पहनना शुरू करे इमीडिएटली, क्योंकि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, अपने जो एसोसिएट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। और अपना जो आजकल तो वो होम किट भी मिलता है, वो होम किट में आप टेस्ट कर लें अपने आप को, अगर जो कोई निकलता है तो RT-PCR करवा लें। तो इसीलिए ये चीजें हम एज ए इंडिविजुअल कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जी सर, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन में एक चीज़ और समझना चाह रहा था, जो आपने फ़्लाइट का कहा, तो अभी एक चिंता सबको हो रही है कि क्या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में उनको आने पर रोक लगाने की ज़रूरत है, और जो लोग जा रहे हैं बाहर क्या उनको रुकना चाहिए, अभी विदेश यात्राएं रोकना चाहिए, आने और जाना दोनों में? मतलब चाइना तो कतई नहीं जाना चाहिए जी, पर जहां जहां ऐसे फैल रही है वहां से दूर रहे तो अच्छा ही जी। और इसीलिए जो फ्लाइट्स में जा भी रहे हैं वो मास्किंग करें मोस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा जी। और लंबी फ्लाइट्स लेने में ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको खाना वगैरह पीना भी पड़ेगा तो फिर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। पर अभी इतनी सीरियस सिचुएशन नहीं लग रही कि जो हम कहें कि बंद कर दो सब कुछ जी। पर वही मैं बोल रहा हूँ कि हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है और गवर्नमेंट ने भी मेजर्स लगा दिए हैं जी कि कहीं भी, क्योंकि देखो जब डेल्टा के टाइम पे ऐसा नेटवर्क बना था हिंदुस्तान में, तो मैं भी वो सुप्रीम कोर्ट कमेटी पे था, एडवाइजरी कमेटी पे था, उसके अंदर अब एक नेशन वाइड नेटवर्क बना हुआ है हर ब्लॉक में, और हर ब्लॉक की कनेक्टिविटी है एक सेंट्रल स्टेशन में, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री में। उसके अंदर आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन आती रहती है कि भाई कहीं पॉकेट मिल रहा है, अगर जो कहीं ऐसा पॉकेट मिलेगा उसको यार इमीडिएटली लॉकडाउन किया जाए, ट्रैवल बंद की जाए वहां पे। तो ये मेजर्स हम कर चुके हैं और हमारे को पूरा प्रोटोकॉल है हमारे पास जी। तो इसीलिए ये ग्रेजुएटेड रिस्पांस की जरूरत पड़ेगी, अगर जो पड़ेगी, अगर जो ये वेव निकल जाती है चाइना वगैरह में और देशों में भी, तो फिर हम सांस ले सकते हैं फ्रीली फिर से। पर अभी तक हमें एक सिंपल चीज अपनानी है कि जो कोविड बिहेवियर के साइन हमने मेजर्स लिए थे, वैसे आधे मेजर्स तो जरूर आ जाने चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ समझाइए, जो चाइना में जैसे हो रहा है, चाइना का वेरिएंट सेम ही है, BF7 पर ही वहाँ पर सारी हालत ख़राब हुई है, तो चाइना में इतनी हालत ख़राब है और हम इतने सुरक्षित हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो जो आज के दिन हमारी चर्चा जो साइंस कम्युनिटी में यही हो रही है जी कि हिंदुस्तानी पॉपुलेशन वर्सेस चाइनीज पॉपुलेशन। चाइनीज हिंदुस्तान में क्या था कि हमारी वैक्सीनेशन बहुत
बहुत हद तक सक्सेसफुल रही। जी। बहुत 220 करोड़ डोजेज लगाए गए। और दूसरा, बहुत तादाद में लोगों को हुआ भी कोविड। जी। तो वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी को मिला के ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी इंडियन पॉपुलेशन में आजकल काफी है। जी। इसको कंपेयर करेंगे जो चाइना में क्योंकि लॉकडाउन पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लोगों को एक तो कोविड बहुत ज्यादा हुआ नहीं था पहले, और दूसरी उनकी जो वैक्सीन है उसके ऊपर भी काफी शक जताया जा रहा है कि वो इफेक्टिव थी कि नहीं। जी। बहरहाल आज के दिन जो चाइना में हो रहा है वो और कंट्रीज में नहीं हो रहा, पर हमें फिर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आने वाले 4-6 हफ्ते में हमें आदत पड़ी हुई है मास्क पहनने की। हमें यही देखना है कि क्राउडेड स्पेसेस में ना जाएं कि वो इजीली फैल जाए, और अगर जो हमें खांसी जुकाम खुद है या कोई फीवरिश फीलिंग है तो मास्क लगा लें इमीडिएटली। इससे प्रोटेक्शन मिलेगी लोगों को, जी, आपको भी हमें भी। जी। इसीलिए कोविड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आज के दिन हमारे माथे पे लिखा होना चाहिए। जी, कोविड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए। और आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया तो हमारी 90% पॉपुलेशन जो है डबल डोज वैक्सीनेटेड है, ऐसा कहा गया। 220 डोजेज हुई हैं, करीब करीब 90 करोड़ से ज़्यादा आबादी हमारी हो गई है। और 27% जो आबादी है उसने बूस्टर डोज भी ली है। तो सर थोड़ा सा फ़र्क मुझे समझाइए कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है, क्या उनको ज़्यादा आशंका है या उन पर ज़्यादा चिंता की जानी चाहिए, या इम्यूनिटी को लेकर चिंता करना चाहिए, या ऐसी भी आबादी कुछ बची हुई है जिसको इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है? तो ये तीनों तरह के लोग हमारे पास हैं अभी। नहीं, देखो आज के दिन जो लोग एल्डरली हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज सीवियर है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, इन और लिवर डिजीज है, इन लोगों को तो बूस्टर डोज ले लेना चाहिए अभी। अगर जो नहीं लिया तो ले लेना चाहिए। और दूसरी बात जो लोगों के मन में शंका आती ये है कि अगर जो ये वैक्सीन लेते भी हैं तो इससे प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि और BF7 या और जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स आए हैं वो उनको कहते हैं कि वो दी वैक्सीन पियर्सिंग म्यूटेशन। तो बात है, बट जिन लोगों की वल्नरेबिलिटी ज्यादा है उनको तो इमीडिएटली ले लेना चाहिए। ये ना सोचना चाहिए क्योंकि वैक्सीन ने देखो 220 करोड़ लग गए, नुकसान तो किसी का नहीं हुआ। तो इसीलिए ये हमें अपनी बूस्टर डोज ले लेनी चाहिए। जी सर, पिछले कोविड के दौरान हमने उसके बाद हमने काफ़ी इंतज़ाम किए हैं। जैसे आपने भी बहुत सलाह सरकार को दी, सरकार ने भी बहुत काम किया, तमाम लोगों ने काम किया, प्राइवेट लेवल पर भी, सरकार के लेवल पर भी। लेकिन कोविड 1 जो था वो, और उसके बाद 2 में जो जिस तरह की हालत हुई, उससे हमारी हालत यह है कि हम दूध के जले हैं और छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं। और दूसरी बात, हिंदुस्तान में मानी जाती है कि हमारे जितने इंतज़ाम हैं वो ज़रूरत होने से पहले तक बहुत पर्याप्त होते हैं। देखो, इंतजाम है और बहुत जल्दी हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जी, पर ऐसा भी ना हो कि पैनिक करके लोग अपनी दुकान बंद कर दें, अपने दफ्तर बंद कर दें और इकोनॉमिक बर्डन इतना बढ़ जाए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए हमें इंटेलिजेंट रहना है जी, हमें अपना दिमाग यूज करना है। गवर्नमेंट यूज कर रही है, इंडिविजुअली भी करना है, कि इसीलिए कि अगर जो ये जरूरत पड़ती है तो इमीडिएटली उसको रैंप अप किया जाए जी। पर ऐसे पहले ही लेके सारे हॉस्पिटल खोल के बैठ जाए और सोचेंगे ये होने वाला ही पता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तो तैयारी होनी चाहिए पूरी, मोबिलाइजेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए जी। रिसोर्सेज ऑलरेडी आधे तो ऑन द ग्राउंड हैं ही ऑलरेडी जी। सर, आपने जैसे गाइडलाइंस की जिक्र की पर्सनल लेवल पर, और आपने कहा कि अभी उस तरह की चिंता नहीं है, तो क्या अभी हमें एक वाइडर गाइडलाइंस की ज़रूरत है? वाइडर गाइडलाइंस का मतलब कि जैसे अभी भीड़ वाले जो कार्यक्रम है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि अभी फेस्टिव सीजन है तो वो हो, या पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, कुछ यात्राएं हो रही हैं, इन सब को रोकने की ज़रूरत है? फ्लाइट्स को, खासतौर से बाहर से आने वाली फ़्लाइट्स को रोकने की ज़रूरत है, या लॉकडाउन जैसी स्थिति की अभी आशंका हो सकती है या ज़रूरत है? बिल्कुल लॉकडाउन की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो फॉरेन से आ रहे हैं पैसेंजर्स, उनके ऊपर कड़ी नजर रखना जरूरी है जी। तो रैंडम चेकिंग हो, कोई सिम्टम दिखता हो तो उसको इमीडिएटली चेक करें, उनके ऊपर RT-PCR इमीडिएटली होना चाहिए। तो ये बॉर्डर पे चेकिंग जैसे एयरपोर्ट्स पे होनी चाहिए
जी। सो वो जरूरी है, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है और लॉकडाउन करने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आज के दिन जी। सो इसीलिए मैं कह रहा था पैनिक मत करें, पर अलर्ट रहें और जैसे कोई खतरा दिखता है उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स हो, उस पर डिले नहीं होना चाहिए। जी, तो ये पब्लिक रैली, पब्लिक प्रोग्राम्स पर कोई पाबंदी की जरूरत है या वो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ किए जा सकते हैं? अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ अभी आप सारी एक्टिविटी कर सकते हो, अभी रोकथाम लगाने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूरी है कि बेकार में क्राउड्स में जाना कि कोई फायदा नहीं है, तो अननेसेसरी चीजें ऐसी नहीं करनी इस तरह की। सर, आप जो हैं प्रेस्क्रिप्शन के अलावा बहुत सारे एडवाइस भी आप करते हैं, तो क्या प्रोटेक्टिव जो एडवाइस होती है डॉक्टर साहब की, वो क्या है कि हम लोग उससे बचे रहें कि ऐसा ऐसा काम कर लेना चाहिए बिना डॉक्टर साहब से मिले? हाँ नहीं, तो देखो ऐसा है कि एक तो अपने आप को सेल्फ ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है जी, पर अगर जो ऐसा है कि अपनी आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, न्यूट्रिशन ठीक हो, एक्सरसाइज करो, अगर ये सब चीजें करोगे तो आपको वैसे भी अगर जो कोई अटैक आया भी तो उसको बहुत अच्छी तरह से झेल सकोगे, पर अगर जो जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करना है। जी, डॉक्टर से संपर्क तो करना सर, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है एक्सपीरियंस कि जब डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत होती है, जब डॉक्टर साहब का फोन ही नहीं मिलता, तो क्या करें? देखो ऐसा है कि आज के दिन आपको पता है कि सबको ये आदत पड़ गई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर से बात हो सकती है। जी। हमारे आज के दिन जो कोविड से पहले अगर जो हम 100 करा करते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंसल्टेशंस पेशेंट्स के साथ वेदांता से, कोविड के टाइम वो तो 700-800 पहुंच गई थी। अब फिर भी कोविड से पहले से डबल है, एटलीस्ट 200-300 दिन में होती हैं। तो लोगों को समझ आ गया है कि काफी सारी जो रूबरू हो सकती है डॉक्टर के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकती है और इनिशियल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। जी सर, एक और सवाल छोटा सा जानना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने, हमारे मित्रों ने कहा जो कंपनी चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, कि अभी पिछले दिनों में हम वर्क फ्रॉम जो है होम को अब वापस ऑफिस में जाने लग गई थी, तो क्या वापस उसी पर आने की जरूरत है, वर्क फ्रॉम होम पर सिस्टम पर, या अभी जो चल रहा है उस पर चला जा सकता है? नहीं देखो, इस पे दो बातें बताई ना मैंने। अगर जो एक तो क्राउडिंग नहीं करना है तो ऑफिस में अगर जो आपके बहुत कोविड के टाइम हमने कुछ फैला दिए थे वैसे ही होने चाहिए परमानेंटली। जी। दूसरा कि अगर जो कोई भी आइडेंटिफाई होता है कि जिसको खांसी जुकाम कुछ ऐसा हो रहा है तो उनको आइसोलेट कर देना चाहिए जी इमीडिएटली। लेकिन वर्क फ्रॉम होम की जरूरत नहीं है, अभी उस सिस्टम पर आने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं। अगर जो कुछ इंडिकेशन आते हैं कि फैल रहा है तो फिर नेचुरली इमीडिएटली कर सकते हैं। हाँ, अभी आज की स्थिति में ऐसी जरूरत नहीं लगती है। नहीं लगती मुझे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और हमारा ज्ञानवर्धन किया। आपसे बात करके बहुत राहत मिलती है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नरेश त्रेहान से हम बात कर रहे थे कोरोना को लेकर। डॉक्टर त्रेहान का कहना है कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि पैनिक किया जाए, और पैनिक नहीं करने के बाद प्रिकॉशन को ज़रूर लेनी चाहिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री की बैठक जो है इस समय हाई लेवल मीटिंग चल रही है लगातार। आपको बताते हैं कि वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए क्या विदेश से आने वाली फ्लाइट्स पर भी रोक लगेगी, इसके बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने क्या कहा, वो एक बार सुन लेते हैं। पहले फ्लाइट्स के बारे में ये आपको कोई स्पेसिफिक दूसरे डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से पूछना पड़ेगा। इस पे चर्चा हो रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री नॉर्मली या सिविल एविएशन ये इस पे लीड एजेंसीज हैं। हमारे तरफ अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसा आप जानते हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स तो है नहीं, और इनडायरेक्ट फ्लाइट्स पे ऐसी कोई मेरे पास जानकारी नहीं है कि कोई हमें कोई स्पेशल अनाउंसमेंट है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि चाइना की जो स्थिति है वहाँ कोविड के वहाँ पे हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारी उम्मीद ये है कि पूरी मानवता कोविड महामारी के पूर्ण रूप से उभरकर सक्षम रूप से ऊपर कर निकले, और हमने हमेशा हमारी तरफ से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हमने मदद की है दूसरे देशों को। और चाइना में जो हो रहा है, मैंने जैसे कहा, हम करीब से नज़र बनाए रखे हुए हैं,
और ट्रैवल रेगुलेशंस में अगर कोई अपडेट हो बताएंगे। और एडवाइजरी की भी हमारी तरफ से भी कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। हमारी अपेक्षा यही रही कि जो भी कोई रहता है किसी देश में, वहाँ के हेल्थ गाइडलाइंस जो भी हो उनको वो पूरी तरह मानकर चले। जैसे हमारे देश में जो फॉरेनर्स है वो हमारे हेल्थ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, इसी तरह दूसरे देशों में जब लोग रहते हैं उनकी जो लोकल हेल्थ गाइडलाइंस है, जो फॉरेनर्स वहाँ रहते हैं इंडियन। आप सुन रहे थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को, जो बता रहे थे कि अभी ट्रैवल एडवाइजरी इस तरह की जारी नहीं की गई है और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसके बारे में भी अभी कोई रोक के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। जो नए वेरिएंट का जो केस आया है वो गुजरात से आया है, वडोदरा से आया। मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी मेहुल झाला इस वक्त गुजरात से जुड़े हुए हैं, अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। मेहुल, गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात में भी बैठक हुई है, सरकार इस पर इंतजाम देख रही है, और जो पेशेंट आया उसके बाद क्या कुछ नई गाइडलाइंस या सरकार ने इंतजाम किए हैं? देखिए, अभी सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल यहाँ से निकले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन आएगी उस पर राज्य सरकार काम करेगी। हालांकि मैं बताऊं कि कल जैसे ही मनसुख मांडविया जी ने वहाँ पर जिस तरह से समीक्षा की थी, उसके साथ साथ गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने भी समीक्षा की थी। आज पहली बार कैबिनेट की बैठक मिली थी और उसमें आज सुबह में मुख्यमंत्री की अगुवाई में ये भी चर्चा हुई है किस तरह से कोरोना के चलते जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की आएगी उनको फॉलो करेंगे। उसके साथ साथ अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहाँ की व्यवस्था भी हमने सुबह जाके जांच पर की है कि कुछ बेड लगा दिए गए हैं, मशीनरी की टेस्टिंग हो रही है। कोविड के चलते जो भी आवश्यक चीज़ वस्तु हैं, सेवाएं हैं, उनको एक अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। सबसे पहले बता दूं कि बड़ौदा में जो केस आया था वो 57 वर्षीय महिला थी और उनको BF7 उसमें पाया गया था। ये आई थी सितंबर में। उसके बाद राज्य सरकार ने क्या गतिविधियां की उस पर भी एक सवाल है। अहमदाबाद में भी एक उम्रदराज व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की गई, पर जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 3 लोगों की गई थी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अब दोनों के जो रिपोर्ट्स हैं वो गांधीनगर लेबोरेटरी में गए हैं। साथ साथ ये भी बता दूं कि आज भावनगर में भी चीन से आए एक व्यापारी का कोरोना पॉजिटिव आया है, उसकी भी जो रिपोर्ट है वो गांधी। ठीक है मेहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपडेट किया। आप नज़र बनाए रखिए। ये थे मेरे सहयोगी मेहुल झाला जो गुजरात में अपडेट बता रहे थे कोरोना को लेकर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है, तो आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौटते हैं।